मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। डेली करंट अफेयर्स का आज का इस सेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, डेली करंट अफेयर्स अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। मैंने इसी के लिए लास्ट में आप लोगों को 5 प्रश्न केवल और केवल उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के रखे हुए हैं, तो इस सेशन को बेटा लास्ट तक देखना और सभी प्रश्नों का जवाब भी देना, सभी प्रश्नों की डिटेलिंग के साथ। अब बेटा आप लोगों के पास 2 ऑफर हैं। सबसे पहले इसकी पीडीएफ आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, डिस्क्रिप्शन में बेटा चेक करना, एक लिंक लगा होगा उसमें लिखा होगा पीडीएफ, वहां से बेटा आप जाके पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो ये टेस्ट पेपर आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन की जब बात होगी तो बेटा एक और प्रोग्राम मैं बता देता हूं। अगर आप हमारे यहाँ किसी भी वेब बैच में जुड़ते हैं, चाहे बेटा आपका आबकारी सिपाही हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे बेटा फॉरेस्ट गार्ड का हो, विधान भवन रक्षक हो, किसी भी बैच में जुड़ते हैं, अगर आपके पेपर में 90% हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आता है तो आपके लिए कंप्लीट बैच की फीस वापस हो जाएगी, मनी बैक गारंटी प्रोग्राम में। अब कैसे किसी भी प्रोग्राम में जुड़ना है उसके लिए चलते हैं हमारे एप्लीकेशंस पे। वहाँ पे दो बेटा एंड्रॉइड वाले जो लोग एंड्रॉइड डाले हुए वो लोग बेटा डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या बेटा आपको एक QR मिल जाएंगे, उनको स्कैन कर लीजिएगा। पेड कोर्सेज सेक्शन में आ जाना बेटा, यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा सिंगल कोर्स नहीं रहेगा जो आपको देखने को ना मिल रहा हो, आप सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज बेटा, अभी तो एक विशेष डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, चाहे आप वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका विधान भवन रक्षक या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, समय बेटा 50% स्पेशल डिस्काउंट चल रहा, तो उस डिस्काउंट को बेटा अवील कर लीजिए। तो मिलते हैं इस तरह के सेशन में और पहले स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का बेटा हमारा पहला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में 16 जून 2026 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल उन्नत संस्करण का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है। अब उस मिसाइल का क्या नाम है? देखो बेटा, यहां से आपको 3 जानकारी इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो बेटा DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बेटा आपको DRDO के बारे में पता चल जाए, इसका ध्येय वाक्य याद कर लेना। ध्येय वाक्य है वलश वोल्यम। उसके बाद बेटा इसकी स्थापना याद कर लेना। फिर बेटा अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में। अब बेटा जब आप यहाँ देखें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये कहाँ पे स्थित है, तो यह बेटा उड़ीसा में स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ये बेटा उड़ीसा में स्थित है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन को बेटा देखना, पृथ्वी 2, अग्नि, प्राइम, प्रलय, सौर या इनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में रात्रिकालीन परीक्षण किस मिसाइल का हुआ? हाल ही में नाइट ट्रायल किस मिसाइल ने कंप्लीट किया है? तो बेटा क्या है, अग्नि प्राइम ने या अग्नि P ने। अग्नि P की चर्चा करेंगे तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच ये मारक क्षमता रखती है। मतलब यहां से हजारों किलोमीटर दूर जो भी दुश्मन बैठा है उसको पिन पॉइंट मार सकते हैं, दूर नहीं, डायरेक्ट पिन पॉइंट, ऑन द पिन हम लोग कर सकते हैं। अब बेटा ये करता है, ये बेटा सॉलिड ट्रांसपोर्टर पे चलता है, मतलब इसमें बेटा सॉलिड मटेरियल का यूज किया जाता है, ठोस प्रवर्धक। और बेटा ये अपने साथ क्या ले जा सकता है? अपने साथ ये वारहेड ले जा सकता है। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। क्या अग्नि 3 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है अग्नि प्राइम, मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर। बनाया किसने? DRDO ने। DRDO ने कहां पे बनाया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। प्रश्न कौन कौन पूछे जाएंगे यहाँ से? उड़ीसा में कौन सा द्वीप स्थित है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। हाल ही में रात्रिकालीन परीक्षण किस मिसाइल का किया गया है? या DRDO की स्थापना कौन सी होती? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं और सभी प्रश्नों की जानकारी इसी तरह से पढ़ते हैं। अब बेटा चर्चा करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अच्छा, ये जो पूरी की पूरी वेलर द्वीप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, इसको इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका पूर्व नाम था बेटा व्हीलर द्वीप। सन 2015 में इसका नाम परिवर्तित करिएगा और परिवर्तित करके नया नाम क्या रख दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2026 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी ईयर बुक 2026 के अनुसार विश्व में कौन से देश के पास वर्तमान में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? वर्तमान में सबसे अधिक परमाणु हथियार USA के पास हैं, चीन के पास हैं, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, या इनमें से कोई नहीं। अब SIPRI एक रिपोर्ट जारी करती है जो वर्ष में बताती है कि किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं।
इसमें से सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है, इतना बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चीन के पास है, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, दो देश हैं जो लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं, एक रसिया एक अमेरिका। इनका तो काम ही है दुनिया में कहीं भी युद्ध लड़ रहा हो वहां पे ये पहुंच जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन समझो बेटा। रूस भी बेटा बहुत सारे वेपन्स का निर्माता है, ऐसे यूएसए भी बहुत सारे वेपन्स का निर्माता है। एक बेटा और देश आ गया इजराइल, ये भी बेटा बहुत सारे देशों का और हथियारों का निर्माता है। अब जितने भी बेटा वेपन बनेंगे, सभी वेपन को टेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए। तो ये टेस्टिंग ग्राउंड कहाँ पर होगी, या तो ये देश कहीं पे एक पर्टिकुलर एरिया बनाए वहां पे टेस्ट करें, या बगल के किसी देश के साथ संपर्क कर ले, बाबू एक काम करो तुम लड़ाई करने चले जाओ। तो ये लोग बस इसी तरह से करते हैं कि अपने आसपास के 2-4 देशों को इस तरह से कंट्रोल करके रखते हैं जिनका केवल काम इतना होता है कि बबुआ उठो लड़ाई करे जाओ। तब वो लोग जाते हैं फाइट करने, और फाइट में होता क्या, जैसे रूस की कोई एक मिसाइल ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इसकी सेल बढ़ जाएगी, अगले आने वाले 4 साल 5 साल तक रूस की उस मिसाइल की बुकिंग हो जाएगी। जैसे अभी आपने देखा था भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, युद्ध तो नहीं हुआ था, युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, एक छोटा सा वार, एक छोटा सा छिटपुट घटनाएं देखने को मिली थी, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल से उनके यहाँ पिन पॉइंट्स पे एक्यूरेसी पे हम लोगों ने हमला कर दिया। जैसे हम लोगों ने पिन पॉइंट पे हमला किया, अब देखो जो पाकिस्तान क्षेत्र था उसकी ड्रोन रक्षा कर रही थी चीन की, तो चीनी ड्रोन्स की इस तरह से बेटा जो चीन का शील्ड था इसकी सेल डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि चीनी शील्ड को भारतीय मिसाइल ने पार किया और भारत की मिसाइल की सेल बढ़ गई। तो बस ये देश अपने हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए लगातार किसी ना किसी युद्ध में शामिल रहते हैं। उनमें से अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, वो किसके पास हैं, जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ सबसे ज्यादा किसके पास है। तो याद रखो बेटा सबसे ज्यादा जो है वो रूस के पास है, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। अब इसमें से बेटा भारत और की चर्चा भी याद रखो, भारत के पास परमाणु हथियार पर बहुत ज्यादा नहीं है और भारत के आसपास ही पाकिस्तान के सही डाटा बेटा भी मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है। सिप्री का बेटा फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा, सर्वाधिक वारहेड्स किसके पास हैं, सर्वाधिक वारहेड्स रूस के पास हैं, सेकेंड नंबर पे कौन आता है, अमेरिका आता है, थर्ड नंबर पे चाइना आता है। भारत की रैंक अभी फिक्स्ड नहीं है कि किस तरह से रैंकिंग भारत की आती है। साथ ही साथ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट क्या जारी की, परमाणु हथियारों के लिए चर्चा की, वारहेड्स न्यूक्लियर्स के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटीज किस तिथि को मनाया जाता है, जो प्रवासियों द्वारा अपने भारतीयों को भेजे जाने वाले धन के महत्व को रेखांकित करता है। देखो बेटा एक चीज समझना कि ये रेमिटीज क्या होती हैं, इस बात को समझो। रेमिटेंस का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग सिर्फ भारत में नहीं कमाते हैं, वो कमाने के लिए किसी दूसरे देश चले जाते हैं। कुछ बेटा अमेरिका चले गए, कुछ लोग अदर कंट्री चले गए, वहां से वो अपने धन को वापस भारत भेजते हैं। अब देखो जैसे कि हमारे यहाँ अभी डॉलर्स की कीमत बढ़ी है क्योंकि हम भारत के पास ज्यादा डॉलर का स्टॉक नहीं बचा है, तो भारत के हर वो व्यक्ति जो डॉलर में अर्न कर रहे हैं वो जब भारत भेजेंगे तो भारत में डॉलर भेजेंगे, वो भारत के बॉर्डर पे जाके चेंज होगा ना, तो इस तरह से हमारा डॉलर का जो संचार डॉलर का जो स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा। बस इसी तरह से रेमिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है, वो दिवस बेटा 14 जून को मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है, 16 जून को या 12 जून को, जल्दी से बेटा बताओ। तो याद रखो प्रत्येक 16 जून को वैश्विक स्तर पे अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 16 जून 2026 को भी यह तिथि दुनिया भर में प्रवासियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया गया। प्रेषण वह धन होता है जो विदेशी कामगार अपने घर वालों को भेजते हैं। साथ ही साथ बेटा याद रखना सन 2018 में इसकी घोषणा हुई थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा कब हुई थी, सन 2018 में। पहली बार कब मनाया गया, 2018 में। भी पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल विंड ऑर्गेनाइजेशन GWO और वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा सहयोग के तहत 16 जून 2026 को भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय हाइब्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हाइब्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन बेटा किसने किया, नवीनीकरण एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा,
विद्युत मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण वन एवं वन्यजीव मंत्रालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बेटा पहले कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों को सेशंस में से क्या क्या चीजें और इंप्रूव करना चाहते हैं। वैसे इंप्रूवमेंट तो काफी किए, इंप्रूवमेंट करते तो हम लोग यहाँ तक आ गए। आप बताइए इसके आगे कौन कौन से नए इंप्रूवमेंट्स किए जाएं। याद रखो, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये प्रयोग किया गया कि वैश्विक पवन दिवस मनाने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय हाइब्रिड शिखर सम्मेलन बुलाया गया। अब प्रश्न कई तरह से पूछा जाएगा, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे, तो ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है बेटा 15 जून के ठीक अनुवर्ती अर्थात 16 जून को मनाया जाता है। अब भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है पवन ऊर्जा @2030। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में बहुत सारी ऊर्जा को विंड एनर्जी से बनाया जाए। वैसे आपको जान के बेहद एक अच्छी और थोड़ा सा शौक भी लगेगा कि विंड एनर्जी के मामले में चीन सर्वाधिक है। भारत बेटा किस रैंक पे आता है? भारत चौथे रैंक पे आता है। चीन में सबसे ज्यादा ऊर्जा, दुनिया में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का प्रयोग कौन करता है? चीन करता है। भारत की रैंक क्या है? भारत की चौथा रैंक है, चौथा, फोर्थ, ओनली फोर्थ। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है बेटा? भारत की रैंक चौथी है। और भारत में अगर चर्चा करें, भारत में सबसे अच्छा किसके पास है? भारत में सबसे अच्छा गुजरात का है। सेकंड नंबर पे बेटा हमारा तमिलनाडु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 की चर्चा हो रही, किस देश की अध्यक्षता में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क के सदस्यों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? आप देखो बेटा, ये प्रश्न हो सकता है कि आप लोगों की इंपॉर्टेंस ना रखें, लेकिन जो भी लोग बेटा एसएससी से जुड़े हुए हैं या बैंक से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सार्क के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की एक सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप की वर्चुअल बैठक हुई है। ये कहाँ पे? ये बेटा श्रीलंका में हुई, नेपाल में हुई, भारत में हुई, बांग्लादेश में हुई या कहीं नहीं? तो याद रखो बेटा ये भारत में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता आरबीआई के द्वारा हुई है। और अब जब आरबीआई के नाम आ जाए तो आरबीआई का नाम फुल फॉर्म बेटा बताओ पहले। ठीक है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है चलो। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को आरबीआई की स्थापना, शार्क की स्थापना, अच्छा चलो शार्क की स्थापना के बारे में याद रखना बेटा, 8 तारीख 12वां महीना सन 1900, ये बेटा लिख देना 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जिनेवा में आयोजित इंटरनेशनल श्रम संगठन आईएलओ के 114वें सत्र के दौरान 16 जून 2026 को किस भारतीय सिविल सेवक या श्रम विशेषज्ञ को आईएलओ की प्रतिष्ठित श्रम मानकों के अनुप्रयोग पर विशेषज्ञ समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? अब बेटा देखो, आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है कि दुनिया भर में जो भी लेबरों से संबंधित रूल्स बनाए जाते हैं उनको फिक्स करना और एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करना जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेबरों के सम्मान की रक्षा की जा सके, उनके कानूनी व्यवहारों की रक्षा की जा सके। इसके लिए एक कमेटी बनती है, उसका सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? इसके सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर विमल नयन शास्त्री जी हैं, डॉक्टर अन्वित पनघड़िया जी हैं, सुश्री के नंदिनी राव हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो वो है प्रोफेसर विमल नयन शास्त्री, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। अच्छा, ये जो समिति का कार्य क्या है? इस समिति की गठन कब हुई थी? आईएलओ के द्वारा इस समिति के गठन सन 1919 में वार्साय संधि द्वारा हुई। किसके द्वारा बेटा? वार्साय संधि द्वारा। ये भी पॉइंट्स याद रखना। वार्साय की संधि द्वारा आईएलओ इंटरनेशनल श्रम ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है और इसके 114वें सत्र में एक भारतीय को बेटा नियुक्त किया गया, प्रोफेसर विमल नयन शास्त्री को। इसलिए पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न, जून 2026 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए म्यूचुअल फंड के संबंध में निम्नलिखित में से एक नया सुरक्षा फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की है। ये कब की है? ये बेटा एमएफ कवच 2.0, रिस्क ओ मीटर प्लस, या इंस्टा सॉल्व मैकेनिज्म, या फ्रंट रनिंग प्रिवेंशन मैकेनिज्म, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ क्या जारी किया है? ये बेटा जारी किया है फ्रंट रनिंग प्रिवेंशन मैकेनिज्म। अब बेटा सेबी का लक्ष्य क्या है? सेबी का लक्ष्य क्या है? जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है इसको पूरी तरह रोका जाए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? देखो सीधी चीज है कि अगर रूल्स बन रहे हैं तो रूल्स बनने से पहले एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होगा जिसको उस रूल के बारे में पता होगा।
क्योंकि बेटा बनाने वाले भी इंसान ही होंगे ना, किसी कंपनी के लिए कोई भी रूल्स बन रहे हैं। तो बहुत सारे लोग करते क्या है, इसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर यही लोग बाहर न्यूज़ फैला देते हैं और वो उस ट्रेड को पहले से परचेज या सेल कर जाता है, जो इफेक्ट उस न्यूज़ के माध्यम से होने वाला था। बस इसी चीज को रोकने के लिए फ्रंट रनिंग प्रिवेंशन मैकेनिज्म एक नई शुरुआत की गई। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई थी, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो सेबी की स्थापना सन 1988 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बेटा मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा 16 जून 2026 को जारी तिमाही आर्थिक आउटलेट सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अब देखो बेटा, फिक्की ने लगाया है, हो सकता है इससे पहले आपने एसबीआई का पढ़ा हो, आपने वर्ल्ड बैंक द्वारा लगाओ। फिक्की क्या कह रही है, फिक्की सीधे सी बात करती है कि भारत का जो जीडीपी विकास दर है वो 7.2% रहेगा। बस इतना सा क्वेश्चन याद रख लेना, इतने से प्रश्न में आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बेटा, फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना सन 1927 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला द्वारा हुई थी और घनश्याम बिड़ला का उस समय मदद की थी पुरुषोत्तम दास ठाकुर और महात्मा गांधी की सलाह पे। फिक्की की स्थापना कब होती है, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा महात्मा गांधी की सलाह दी गई थी। इसके बाद नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बेटा का है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बेटा प्रश्न की चर्चा करते हैं। जून 2026 को भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ सशस्त्र ड्रोन और लॉयरिंग म्यूनिशन की आपूर्ति के लिए 450 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक रक्षा अनुबंध पे हस्ताक्षर किए। अब बेटा, भारत ने की रक्षा मंत्री ने, भारत की सेना ने बेल के साथ किए, एचएएल के साथ किए, बीडीएल के साथ किए या मक्सिकॉन डॉकशिप के साथ किए। तो भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए और आधुनिक ड्रोनों एवं युद्ध तकनीक को खरीदने के लिए एक पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्या बेटा, बेल द्वारा। अब इसके साथ बनेंगे क्या, इसके साथ बेटा बनेंगे भारत में नए आधुनिक ड्रोन, ताकि पास भी ना जाना पड़े, दूर से ही दुश्मन का चकनाचूर कर दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई नई क्राइस्थोलिस इंडिका, जिसे 16 जून 2026 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जनरल ने आधिकारिक मान्यता दी, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली किस जीव या वनस्पति की एक नई प्रजाति है। अब आपसे बड़ा प्रश्न पूछ रहा है, दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्राइस्थोलिका इंडिका है ये बेटा मेढक है, लवक, कवक है, तितली है, ऑर्किड है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो ये बेटा लाइकेन या कवक है, अर्थात 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। इसको दूसरी तरह से इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारत के पश्चिमी तट पे हाल ही में एक नई वनस्पति खोजी गई जो कि कवक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्राइसोथेरिसस इंडिका। क्या बेटा, क्राइसोथेरिसस इंडिका। लाइकेन, कवक एवं साइवाल के बीच की एक सहजीवी संबंध है या नए प्रजाति पेड़ों की छालों पे उगती है। ये पर्यावरण की शुद्धता के संकेत दे रही है कि पर्यावरण थोड़ा सा शुद्ध हो जा रहा है। लाइकेन वायु प्रदूषण में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसके बहुत अच्छे सूचक के रूप में होती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है तो इसमें जय सूचक की तरह। लाइकेन जहां पर बेटा सल्फर डाइऑक्साइड होगी वहां पे लाइकेन नहीं उगेंगे। अगर लाइकेन उग रहा है इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है तो पश्चिमी घाट की वायु काफी हद तक शुद्ध है, इस बात को आप मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 को पोलैंड में आयोजित, देखो बेटा जून 2026 की चर्चा कर रहा है, अब बेटा पोलैंड में आयोजित करा रहा है क्या, यूरोपीय एथलेटिक्स मीट 2026 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों के ट्रिपल जंप त्रिकूट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब बेटा गोल्ड पदक जीता है, पोलैंड में आयोजित हो रहा था यूरोपीय एथलेटिक्स मीट 2026, भारतीय पुरुष ने जीता है। अब बताओ कितना अच्छा कोइंसिडेंट है कि कोइंसिडेंट है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछने भी जाए। ऐसा प्रश्न भी आपको याद भी नहीं होगा लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा। बताओ ये कौन है, प्रवीण चित्रवेल हैं, अब्दुल अबू बकर हैं, एल्डोस पॉल हैं, कार्तिक उनकृष्णन है या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेटा व्यक्ति हैं, कौन से, जल्दी से बेटा कमेंट करो। ये व्यक्ति हैं प्रवीण चित्रवेल। प्रवीण चित्रवेल ने 16 जून 2026 को पोलैंड में अंतरराष्ट्रीय
एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 17.40 मीटर की एक शानदार छलांग लगा के गोल्ड पदक जीता। इस छलांग के साथ उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी सुधारा है और साथ ही साथ सीधे क्वालिफाई कर दिया है आगामी वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के लिए। ट्रिपल जंप क्या होता है, ये 3 चरणों में होती है। एक को बेटा हॉप बोलते हैं, हॉप के बाद बेटा स्टेप होता है और स्टेप के बाद बेटा जंप होता है। भारत के एल्डोस पोस्ट ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इस प्रतिस्पर्धा में बेटा इससे पहले अगर पूछ ले इससे पहले गोल्ड कब आया था, इससे पहले बेटा गोल्ड आया था राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। किसके द्वारा? एल्डोस पॉल द्वारा। इस बार किसके आया? प्रवीण चित्रवेल द्वारा। ये भी बेटा पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न है, जून 2026 की चर्चा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 16 जून 2026 तक कौन सा देश वैश्विक बाजार या मोटे अनाज उत्पादन में 41% की से अधिक की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा? अब बेटा प्रश्न बड़ा प्यारा सा और समझो बेटा, FAO द्वारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया वैश्विक बाजार में मोटा अनाज उत्पादन में 41% की हिस्सेदारी किसकी है? नाइजीरिया की है, चीन की है, भारत की है, सूडान की है या बेटा किस देश की है? ये बेटा आपको बताना है। देखो बेटा प्रश्न को ध्यान से समझना और ये है कि सबसे बड़ा उत्पादक बन रहा है मोटे अनाज एवं बाजरा का। मोटे अनाज बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो है बेटा भारत, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 12वें का सी बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसके लिए याद रखना, भारत सरकार के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और भारत में इसको हम लोग श्री अन्न नाम भी दिया गया। अब भारत के राजस्थान राज्य में बाजरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और बाजरा एक खरीफ की फसल है, ये भी याद रखना। फसल किसकी है बेटा? खरीफ की। और इसके उत्पादक में दुनिया में 41% बाजरा का उत्पादन हम स्वयं कर रहे हैं, इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 को किस फिनटेक कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCL के सहयोग से भारत का पहला ऑफलाइन UPI वाउचर लॉन्च किया जो बिना इंटरनेट के काम कर सकता है? ऑफलाइन UPI वाउचर बेटा पेटीएम ने लॉन्च किया, फोन पे ने लॉन्च किया, बच्चा फोन पे 2 बार हो गया, या गूगल पे ने किया। इसको बेटा हम लोग कर लेते हैं, एक काम करते हैं, कोई और कंपनी का नाम बता दो बेटा, उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। भीम लिख दो, ठीक है। आप बेटा बताओ किसने लॉन्च किया है? तो बेटा याद रखो डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में फोन पे ने हाल ही में NPCL के साथ मिलकर एक अभूतपूर्व सेवा शुरू की है जिसके तहत उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी भी UPI वाउचर के माध्यम से अपना भुगतान कर सकता है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO के वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर स्थापित देश की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोपी की मदद से अंतरिक्ष में एक अत्यंत दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की खोज की है? अब भारतीयों ने की है तब तो ये आपके प्रश्न में पूछा ही जाएगा। ये लेह लद्दाख में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, कोरलूर तमिलनाडु में हुआ है, माउंट आबू राजस्थान में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के माध्यम से सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है? जब कोई तारा बहुत तीव्र विस्फोट करता है उसको बेटा तारे को फटने की प्रक्रिया बोलती है सुपरनोवा विस्फोट। इसको बेटा हाल ही में देखा गया देवस्थल उत्तराखंड में, एकदम शिव जैसा यह दिखने लगा। 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। यह दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया। इसमें पारे की एक पतली परत का प्रयोग किया गया जो दर्पण के रूप में कार्य करती है। इसमें दर्पण के लिए किसी भी ग्लास का प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग किसके किया गया? पारे का। अगला प्रश्न है बेटा ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। जून 2026 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग के लिए होम लोन पर मिलने वाले ब्याज सर्वेक्षण योजना को कितने वर्ष को बढ़ाने की मंजूरी दी? देखो प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यम वर्ग के लोगों को एक लोन मिलेगा। इसकी बेटा जो
जमीन या घर खरीदने के लिए लोन था, इसकी बेटा लिमिट 2 वर्ष के लिए बढ़ाएगी, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या कितने के लिए? तो बेटा ये लिमिट 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। 15 का ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दो। अगले क्वेश्चन को स्विच करो। अगला प्रश्न है, 16 जून 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी बाघ गणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व देश में सर्वाधिक बाघों की आबादी वाला रिजर्व घोषित किया गया? देश में सर्वाधिक बाघों की आबादी बेटा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जिम कॉर्बेट में, काजीरंगा में, नागरहोल में या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा सबसे ज्यादा बाघों की आबादी है ये बेटा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा पे स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत थर्मल इमेज और लेजर फेंसिंग प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय करने वाले एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? इस देश के साथ भारत ने बेटा हाल ही में थर्मल इमेज और लेजर फेंसिंग प्रणाली सक्रिय की है। नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ या इनमें से कोई नहीं? देखो बेटा, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा बलों बीएसएफ और बीजीबी, भारत की सेना कौन है? बीएसएफ, और बांग्लादेश की तरफ से बेटा बीजीबी, ठीक है, कि महानिदेशक स्तर की बैठक संपन्न हुई, जिसका 16 जून 2026 को सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी को रोकने के लिए क्राइम फ्री जोन बनाया गया है, और इसके समझौते के लिए बेटा थर्मल इमेजनरी और फेंसिंग समझौता मंजूर किया गया है। अब बेटा इसके तहत क्या होगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य 4096.7 किलोमीटर की सीमा है, इसको बेटा थर्मल इमेजरिंग की जाएगी, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 16 जून 2026 को जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025-26 के किस राज्य में समग्र स्कोर ओवरऑल स्कोर में प्रथम स्थान पे आया? ओवर स्कोर में बेटा तमिलनाडु प्रथम पे आया, हिमाचल प्रदेश आया, केरल आया, कर्नाटक आया या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा वो राज्य था केरल, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 16 जून 2026 को वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस प्रमुख मिशन के सेकेंड चरण को गति देने के लिए $1.5 बिलियन करोड़ के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? $1.5 बिलियन करोड़ के जो ऋण समझौते को मंजूरी दी है, ये बेटा किसको दी? स्वच्छ भारत मिशन के तहत, या राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, अटल भूजल योजना के तहत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या इनमें से कोई नहीं? देखो बेटा, वर्ल्ड बैंक ने बेटा हाल ही में यह मंजूरी दी है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग को सुधार करते हुए कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने बेटा इसमें कौन सा स्थान हासिल किया? 37वां स्थान, 39वां स्थान, 43वां, 35वां या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारत ने 39th रैंक हासिल किया, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, 39th रैंक। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 16 जून, अब बेटा बताओ, ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो रहे हैं, आप लोगों को बताओ क्या यूपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करनी चाहिए या नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि आप लोगों को ये सेशन करने हैं या नहीं। अगर आप मना कर देंगे तो ये सेशन नहीं होंगे, अगर आप कहेंगे कि करने चाहिए तो इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलो देखो, याद रखो, 16 जून 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के किस ऐतिहासिक शहर को वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास योजना को मंजूरी दी है? अब बेटा प्रश्न आपसे ये 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है, एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास योजना में 1200 करोड़ रुपए की राशि किस राज्य के लिए या किस जिले के लिए, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अलॉट की गई है? वाराणसी के लिए, अयोध्या के लिए, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? तो देख लो, ध्यान रखो, योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 16 जून 2026 को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए, कौन सा क्षेत्र बेटा? ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया और इसमें मथुरा वृंदावन ट्विन सिटी को वैश्विक मानकों के अनुरूप पर्यटन सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए कितना? इसके लिए बेटा 1200 करोड़ अलॉट किए हैं। 21वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता। या इस योजना का बेटा एक है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, कार्बन टूरिज्म डेस्टिनेशन है क्या बेटा? मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, पुराने पार्कों को रिस्टोर किया जाएगा, नए घाटों का निर्माण होगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें एम रखा गया सन 2041 तक
मथुरा वृंदावन क्षेत्र को पूरी तरह नेट कार्बन जीरो क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ये कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि खाना बनाने में कार्बन नहीं उत्पादित होगा, बाकी इंसानों के क्रियाकलापों में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, पर कार्बन का उत्सर्जन वृक्षों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन के उत्सर्जन से नेट जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा 16 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य का पहला एआई संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, एआई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी कहाँ स्थापित किया है? ये बड़ा राज्य के ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ है, लखनऊ में स्थापित हुआ है, कानपुर में, गोरखपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्रेटर नोएडा में, कहाँ बड़ा? ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ईडा, YEIDA, ईडा, ईडा का फुल फॉर्म क्या है? यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भारत के सबसे आधुनिक एआई संचालित इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना की। अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून 2026 की चर्चा कर रहा, 16 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता के लिए देश के शीर्ष 10 राज्यों विश्वविद्यालय में शामिल किया गया? देश के शीर्ष संस्थागत विश्वविद्यालय में शामिल किया किसको बेटा? लखनऊ विश्वविद्यालय को, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को, बीएचयू को, डीडीयू को, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने तो ये बेटा स्थापित किया गया? CSJMU छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर को। अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा है। क्या बेटा? भारत सरकार द्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग द्वारा 16 जून 2026 को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत ग्रामीण महिला दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस नई योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया? देखो बेटा, ये उत्तर प्रदेश के लिए कैसे प्रश्न हो, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, पहले 3 पॉइंट्स की तरह समझना। पहले नंद बाबा दुग्ध मिशन, याद है हम लोगों ने दुग्ध क्रांति में पढ़ेंगे नंद बाबा दुग्ध मिशन। अब यहां से बेटा क्या बनता है? नंद बाबा दुग्ध मिशन की जगह पे के तहत ग्रामीण महिला उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। अब बनाने के लिए एक नई योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? महिला डेयरी सशक्तिकरण योजना, सुकन्या दुग्ध सखी योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, दुग्ध वाहिनी योजना। जल्दी से बेटा बताओ। तो याद रखो, 16 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के सुदृढ़ीकरण के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना महिला विशेष के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों SHGS को उच्च नस्ल की गायों की डेयरी स्थापित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक में ट्रांसफर करेगी। अब इसमें क्या है? कोई महिला है, ठीक है, तो उस महिला को उच्च नस्ल की गायों के लिए 50% सब्सिडी देगी, वो भी डायरेक्ट उनके बैंक में। आप बेटा तो सोचो ये डीबीटी का कितना अच्छा उदाहरण है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का डीबीटी का कितना बेहतरीन सा उदाहरण बन जाता है नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत। ऑप्शन क्या रहा? 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध सजर पत्थर शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वहां एक नया अत्याधुनिक शिल्प डिजाइन एवं सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये निर्णय बेटा किसने लिया, कहाँ लिया गया? महोबा में, बांदा में, चित्रकूट में, झांसी में, या इनमें से कोई नहीं। सजर पत्थर शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक आधुनिक शिल्प डिजाइन सामान्य सुविधा केंद्र बना रहा है। ये बेटा बनाया कहाँ जाएगा? जहाँ पे सजर पत्थर का शिल्प ज्यादा अच्छा, सजर स्टोन क्राफ्ट ज्यादा अच्छा होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है बेटा बांदा में। बुंदेलखंड में पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एमएसएमई विभाग ने 16 जून 2026 को बांदा में सजर पत्थर उद्योगों के लिए एक नई ग्लोबल मार्केटिंग सहायता केंद्र बनाने का निर्णय लिया। अर्थात 25वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। यहां से आपको प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, सजर स्टोन क्राफ्ट कहां से संबंधित है? बांदा। सजर स्टोन क्राफ्ट कहां से संबंधित है? बांदा से। उनके लिए एक आधुनिक शिल्प एवं डिजाइन सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहां स्थापित होगा? वो बेटा स्थापित होगा बांदा में। ये भी पॉइंट्स आपके लिए कंफर्म हो गए। नेक्स्ट सेशन, थोड़ा ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला।
जो आप देख रहे थे, आपको मैं बताना चाहता हूँ आप किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं। और आप लोग जैसे विधान भवन रक्षक हो गया, ठीक है, वन रक्षक हो गए, ये सारे बैचेस एकदम स्टार्ट है। साथ ही साथ कुछ बेटा आप लोगों के फ्री कोर्सेज भी स्टार्ट है, जैसे फ्री करंट अफेयर सेशन है, तो ये करंट अफेयर सेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो बेटा फ्री वीकली टेस्ट है, इन वीकली टेस्ट से बेटा जुड़ जाओ, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे साथ बेटा ग्लोबल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सीतापुर भी जुड़ा हुआ है, और अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो आप बेटा कांटेक्ट करिएगा, हम आपके लिए कुछ नए विशेष मॉक टेस्ट, कुछ नई चीज़ों की समागम लेके आने वाले हैं। तो बेटा मिलते हैं इस तरह के अलग अलग बैचेस में, और इस ऐप को बेटा डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉलेशन कर लेना। अभी बेटा पेड टेस्टेस नहीं है, पेड कोर्सेज में जो भी कोर्सेज को लेंगे सभी कोर्सेज मनी बैक गारंटी प्रोग्राम के तहत है। मतलब अगर हमारा पढ़ा हुआ 90% आपके एग्जाम में नहीं आता, तो हम आपकी पूरी फीस रिटर्न करने का दावा कर रहे हैं। तो मिलते हैं इस तरह के नए सेशन में, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। और हाँ, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या एप्लीकेशंस में यहाँ पे आइएगा, फ्री कोर्स सेक्शन, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे बेटा चाहिए डेली कैप्सूल सेक्शन में, यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा और आपको आराम से आपकी PDF भी मिल जाएगी। ये बार बार टेलीग्राम जोड़ो, व्हाट्सअप जोड़ो, यहाँ मैसेज करो, वहाँ मैसेज करो, जब जब PDF देखनी हो जाओ डायरेक्ट डाउनलोड करो। सीधी सी चीज़, सीधी सी समस्याएं। तो समस्याएं सभी समाप्त करते हुए सेशन को यहीं रख रहे हैं। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।